आज हम बात करेंगे एक ऐसी शायरा की जिसके बगावती तेवर से हुकूमतें घबराईं और उसे अपना देश छोड़ना पड़ा। नमस्कार, मैं पीयूष अग्निहोत्री और आप देख रहे हैं द देश पोर्ट। शायरा का नाम है फहमीदा रियाज। फहमीदा का जन्म 28 जुलाई 1946 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक शिक्षित और प्रगतिशील परिवार में हुआ था। उनके पिता रियाजुद्दीन अहमद एक जाने माने शिक्षाविद थे जो सिंध में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का काम करते थे। यही कारण था कि फहमीदा के घर में शुरू से ही किताबों, शायरी और गंभीर चर्चाओं का माहौल था। 1947 में विभाजन के बाद जब वह महज 1 साल की थीं, उनका परिवार पाकिस्तान के हैदराबाद में जाकर बस गया। बचपन मेरठ में बीता होता तो शायद उनकी कहानी अलग होती, लेकिन सिंध की धरती ने उन्हें एक नई पहचान दी। उन्होंने वहां की सिंधी भाषा और संस्कृति को आत्मसात किया, जिसने आगे चलकर उनके लेखन में मिट्टी की खुशबू और लोक चेतना पैदा की। फहमीदा जब बहुत छोटी थीं, तभी उनके पिता का देहांत हो गया। उनकी परवरिश उनकी माँ ने की, जो एक दृढ़ स्वभाव की महिला थीं। पिता के बिना पलने और माँ के संघर्ष को देखने की वजह से फहमीदा के भीतर बहुत कम उम्र में ही आत्मनिर्भरता और विद्रोह की भावना पैदा हो गई थी। अपनी कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने रेडियो पाकिस्तान के लिए काम करना शुरू कर दिया था। यहाँ उन्हें शब्दों की ताकत और आवाज के जादू का एहसास हुआ। उन्होंने छोटी उम्र में ही यह समझ लिया था कि एक महिला के लिए अपनी बात कहना कितना मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने कभी अपनी आवाज धीमी नहीं की। पाकिस्तान के हैदराबाद में रहते हुए ही उन्होंने अपनी पहली किताब की रचनाएं लिखीं। उन्होंने उस समय के पारंपरिक और कट्टर समाज में नारीवाद यानी फेमिनिज्म के ऐसे बीज बोए जो उस दौर के लिए किसी क्रांति से कम नहीं थे। मेरठ की नजाकत और सिंध की बेबाकी, इन दोनों के संगम ने उनकी कलम को वो धार दी जिससे बड़े बड़े सूरमा डरने लगे। उस दौर में महिलाओं की शायरी अक्सर गुलाब, बुलबुल, वफा और जुदाई तक सीमित थी। फहमीदा ने इसे पूरी तरह बदल दिया। उनकी पहली किताब पत्थर की जबान ने यह साफ कर दिया था कि वे महज एक रोमानी शायरा नहीं हैं। उन्होंने उन विषयों पर लिखा जिन पर बात करना पाप या शर्म की बात मानी जाती थी। उनकी सबसे चर्चित और विवादित किताब बदन दरिंदा थी। उन्होंने उसमें फीमेल सेक्सुअलिटी, प्रेगनेंसी और समाज द्वारा महिलाओं के शरीर पर थोपी गई पाबंदियों पर खुलकर लिखा। उन्होंने बदन को केवल एक भोग वस्तु नहीं बल्कि एक एहसास के रूप में पेश किया। पितृसत्तात्मक समाज के लिए एक महिला का अपने शरीर और अपनी मर्जी के बारे में लिखना किसी बड़े विस्फोट से कम नहीं था। जब फहमीदा ने महिलाओं के हक और उनकी दबी हुई इच्छाओं पर कविताएं लिखीं, तो पाकिस्तान के कट्टरपंथी उनके पीछे पड़ गए। उन पर अश्लीलता के आरोप लगाए गए, लेकिन फहमीदा का जवाब था, अगर सच कहना अश्लीलता है तो यह अश्लीलता मुझे मंजूर है। उन्होंने केवल निजी भावनाओं पर नहीं बल्कि समाज की गरीबी, भुखमरी और बेसहारा लोगों पर भी लिखा। उन्होंने दिखाया कि समाज की बेड़ियां केवल औरतों के पैरों में नहीं बल्कि हर उस इंसान के पैरों में हैं जो सच बोलना चाहता है। जब 1977 में जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तान की सत्ता पर कब्जा किया, तो उन्होंने देश को कट्टरपंथ और डर की आग में झोंक दिया। फहमीदा रियाज उन चंद लोगों में से थीं जिन्होंने सबसे पहले इस अंधेरे के खिलाफ आवाज उठाई। फहमीदा रियाज एक पत्रिका चलाती थी जिसका नाम था आवाज। यह सिर्फ एक मैगजीन नहीं थी बल्कि तानाशाही के खिलाफ जंग का मैदान थी। उन्होंने इसमें लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आजादी और जियाउल हक की नीतियों की जमकर धज्जियां उड़ाईं। जिया सरकार उनकी लेखनी से इतना बौखला गई थी कि फहमीदा पर 1 या 2 नहीं बल्कि 10 से ज्यादा देशद्रोह के मामले दर्ज कर दिए गए। उन पर इस्लाम विरोधी और पाकिस्तान विरोधी होने का ठप्पा भी लगाया गया। उनकी पत्रिका को तुरंत बंद कर दिया गया और उनके प्रिंटर तक को गिरफ्तार कर लिया गया। उस दौर में जियाउल हक ने हुदूद अध्यादेश जैसे कानून लाकर महिलाओं के अधिकारों को कुचलना शुरू किया था। सरेआम कोड़े मारना एक आम बात हो गई थी। फहमीदा ने इन कोड़ों की गूंज को अपनी कविताओं में उतारा। जब पाकिस्तान में फहमीदा की गिरफ्तारी लगभग तय हो गई, तब सरहद के इस पार एक और महान लेखिका उनकी सुरक्षा के लिए आगे आईं, जिनका नाम था अमृता प्रीतम। फहमीदा रियाज को एक मुशायरे के बहाने भारत आने का न्योता मिला, लेकिन उनके ऊपर देशद्रोह के मुकदमे थे, इसलिए वापस जाना मौत के मुंह में जाने जैसा था। अमृता प्रीतम ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से व्यक्तिगत रूप से बात की और फहमीदा के लिए भारत में शरण मांगी। यह एक बहुत बड़ा राजनीतिक जोखिम था, लेकिन कला और दोस्ती के लिए इसे लिया गया। भारत आने के बाद फहमीदा को जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में पोएट इन रेजिडेंस का पद दिया गया। यहाँ उन्हें वो सुरक्षा और सम्मान मिला जिसकी वे हकदार थीं। उन्होंने यहाँ रहकर सिंधी और उर्दू साहित्य पर शोध किया।
इसके साथ ही अपनी कुछ बेहतरीन किताबें भी लिखीं। सुरक्षित होने के बावजूद फहमीदा का दिल पाकिस्तान में ही था। वे कहती थीं, एक लेखक के लिए अपनी भाषा, अपने लोगों से दूर होना बिना पानी की मछली होने जैसा है। भारत में उनके प्रवास के दौरान उनकी शायरी में उनके बिछड़ने का दुख, वतन की याद साफ झलकती थी। दिल्ली में रहते हुए उनकी दोस्ती केवल अमृता प्रीतम से ही नहीं, बल्कि इस्मत चुगताई, भीष्म साहनी, कमलेश्वर जैसे दिग्गजों से भी हुई। भारतीय साहित्यकारों ने उन्हें कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वह किसी दूसरे देश से आई हैं। फहमीदा भारत के लोकतंत्र और यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब की बड़ी प्रशंसक थीं। लेकिन जब उन्होंने यहाँ भी सांप्रदायिकता के बीज देखे तो उनकी कलम फिर से सक्रिय हो गई। इसी बीच सन 1988 में जनरल जियाउल हक की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई और पाकिस्तान में लोकतंत्र की वापसी हुई। बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री बनी। माहौल बदलते ही फहमीदा रियाज अपने वतन वापस लौट गईं। उनका स्वागत एक नेशनल हीरो की तरह किया गया। उन्हें सरकार में नेशनल बुक फाउंडेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। वतन वापसी का मतलब यह नहीं था कि उन्होंने लिखना छोड़ दिया। अब उनका संघर्ष पाकिस्तान के अंदर की सामाजिक बुराइयों, औरतों के अधिकारों और कट्टरपंथ के खिलाफ था। वे मरते दम तक मुश्तरका जमहूरियत यानी साझा लोकतंत्र की वकालत करती रहीं। जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर वे काफी बीमार रहने लगी। 72 साल की उम्र में लाहौर के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। उनके निधन पर दुनिया भर के साहित्यकारों ने शोक मनाया। पाकिस्तान और भारत दोनों देशों के अखबारों की सुर्खियों में एक ही बात थी, उर्दू की सबसे साहसी और सबसे बड़ी आवाज आज खामोश हो गई। तो ये थी उस शायरा की कहानी जिसने मरते दम तक औरतों के हक के लिए लड़ाई लड़ी। आपको हमारी ये कवरेज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।